नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार और आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। कल जिस वक्त मैं स्टूडियो में बैठकर अफगानिस्तान में तालिबान के संपूर्ण कब्जे को लेकर चर्चा कर रही थी, उसी वक्त यह खबर आई कि भारत और तालिबान के बीच पहली मर्तबा औपचारिक वार्ता हुई है। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और दोहा में तालिबान के नुमाइंदे शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई के बीच में यह बातचीत हुई। भारत सरकार का कहना है कि इस बातचीत में तालिबान में फंसे भारतीयों का मुद्दा उठाया गया। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो, यह मुद्दा भारत की तरफ से उठाया गया। इस बातचीत की खबर आते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। कांग्रेस, AIMIM, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है कि सरकार तालिबान पर दोहरा रवैया रखती है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार एक तरफ तो तालिबान के खिलाफ मजबूत रुख की बात करती है, दूसरी तरफ तालिबान से बात हो रही है। आरोप तो यह भी लगाया जा रहा है कि सरकार तालिबान की मेहमान नवाजी कर रही है। लेकिन क्या भारतीयों की जान बचाने के लिए किसी से बात करना आतंक पर सॉफ्ट हो जाना है? वहां बहुत से भारतीय इस वक्त अफगानिस्तान में असुरक्षित है। उनको सुरक्षित वतन लेकर आना, ऐसे में उनके साथ एंगेज होना, क्या आतंक पर सॉफ्ट हो जाना है? क्या तालिबान से एक राजदूत का मिलना तालिबान को मान्यता देने की तरह है? क्या आतंकी गतिविधियों को लेकर तालिबान को दो टूक कहना कि आतंक से समझौता किसी कीमत पर नहीं होगा, क्या ये तालिबानियों से समझौता हो जाता है? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आज ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई कि उनसे बात करने पहुंच गए? हमारे देश के जो लोग वहाँ हैं उनको सुरक्षित वापस लाना है। क्या बीजेपी तालिबान को टेररिस्ट घोषित करेगी? कतर में तालिबान के साथ भारत की पहली औपचारिक बात पर संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और AIMIM जैसी पार्टियां सरकार के रुख पर सवाल उठा रही है। पहले ये जान लीजिए कि तालिबान के साथ भारत की बात किन परिस्थितियों में हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के बड़े नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकज़ई के बीच ये मुलाकात हुई। ये मुलाकात तालिबान की गुजारिश पर दोहा स्थित भारतीय दूतावास में हुई। मुलाकात का सबसे बड़ा मकसद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालना था। भारत ने अपनी चिंता जताई कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। तालिबानी नुमाइंदे ने भरोसा दिया कि वो भारत की चिंताओं का पूरा ख्याल रखेंगे। बातचीत की खबर सामने आते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। अब आधिकारिक तौर पर मोदी भाजपा सरकार ने तालिबान से चर्चा करने की बात स्वीकार कर ली है, जो मैं शुरू से कह रहा था। फिर सही निकला। अमेरिका के दबाव में मोदी शाह सरकार कतर में तालिबान से पूर्व से ही चर्चा कर रही थी। मोदी भक्तों, कुछ कहोगे? कौन तालिबान समर्थक है? मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन तो एक कदम और आगे बढ़ गए। हसन ने आरोप लगाया कि तालिबान की खातिरदारी की जा रही है। सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाना उसकी प्राथमिकता है। अभी तक तो एक देश के अंदर ये इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि तालिबान बड़ा खौफनाक है, तालिबान एक्सट्रीमिस्ट हैं, तालिबान टेररिस्ट हैं। आज ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आ गई कि उनसे बात करने पहुंच गए, उनकी खातिरदारी हो रही है? मैं तो जैसे कि बताया गया कि हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, इसलिए बात भी हुई है। तो अब तक क्या कर रहे थे? अब तक क्यों नहीं निकाले गए हमारे लोग? कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले हमारे देश के जो लोग वहाँ हैं उनको सुरक्षित वापस लाना है, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान का किसी तरह का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो, ये भारत की प्राथमिकता है। एक तरफ भारत में तालिबान पर राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान की हुकूमत में पिछली सरकार के नुमाइंदों को जगह नहीं मिलेगी।
अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आफ्टर लॉन्ग टाइम। रोहन, स्वागत है आपका। प्रोफेसर रागी, संगीत रागी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं, स्वागत है आपका। स्मिता प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, संपादक ANI की। स्मिता, वेलकम। जनरल गुरमीत सिंह साहब, पूर्व उप सेना प्रमुख, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सज्जनहार साहब, सो हैप्पी टू सी यू सर, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फॉर क्लैरिटी, क्योंकि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जब जब तालिबान को लेकर खबरें उठी हैं और हमने शो किया है ये कहते हुए कि तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, आतंकवादी संगठन ने अब अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है। आज जब सरकार तालिबान से बातचीत करती है या सरकार का कोई नुमाइंदा बात करता है तो सवाल ये पूछा जाता है कि तालिबान को आप मानते क्या हैं? अभिज्ञान, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। तालिबान आपके लिए क्या है? एक क्विक राउंड होगा और उसके बाद मैं बाकी सवाल करूंगी। फॉर क्लैरिटी, तालिबान आपके लिए क्या है? फिलहाल बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ तालिबान वही है जो पहले था। तो अभी तक तो कोई ऐसी उनके प्रोपेगेंडिस्ट अप्रोच के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसी वजह इतनी पुख्ता नहीं है कि आप ये समझे कि तालिबान कुछ और था और कुछ और बन गया है। कोशिश और प्रयास वो जरूर कर रहे हैं, जिसकी वजह हम सब जानते हैं, राजनीतिक है बजाय किसी और के। ओके, रोहन गुप्ता। देखिए रूबिका जी, जब कूटनीति में झूठ नीति और कंफ्यूजन नीति शामिल हो जाए तब ये हाल होना ही है। आज देश की सरकार को देश को जवाब देना है कि उनकी नीति क्या है। उनकी नीति स्पष्ट नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हम तालिबान के साथ इसलिए बात कर रहे हैं कि भारतीयों को निकाला जाए, आपके लिए क्या है? दैट्स माय क्वेश्चन। क्या है तालिबान? देश के लिए दुश्मन है तालिबान, आतंकवादी संगठन है। और क्या है? ये तो मोदी जी का स्टेटमेंट है। इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं चाहिए। बैड तालिबान, एब्सोल्युटली। अरे यूएन ने भी किया, लिस्ट किया है सर। संगीत रागी, बिल्कुल। तालिबान क्या है? देखिए, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और उसकी एक अपनी विचारधारा है और एक अपना उसके इस्लाम की एक अपनी व्याख्या है, जिस व्याख्या के अंतर्गत जो है वो दूसरे धर्मों के लिए या जो उनके इस्लाम की व्याख्या को नहीं मानते हैं उनके लिए वो काफिर के संज्ञा देते हैं। उनको स्मिता प्रकाश, शरिया के तहत सारे वो तालिबान। देखिए, तालिबान एज ए टेररिस्ट ग्रुप, ये सब जानते हैं। दरअसल तालिबान आजकल एक ढीला ढाला ढांचा है। इसमें सलाफी तालिबान है, हकानी है नेटवर्क है, हिकमत-यार का हिज़्ब इस्लामी ग्रुप है। एक ग्रुप के कब्जे में नहीं है तालिबान। काफी सारे इसके गुट हैं जो एक अमॉर्फस आइडेंटिटी तालिबान बन के गुजर रहे हैं और इस कॉकटेल में है आईसिस, खुरासान, अलकायदा, पाकिस्तान का ISI। तो इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो एक तालिबान एंटिटी नहीं है जैसे 20 साल पहले हुआ करता था। ओके, सो तालिबान आतंकवादी संगठन, अब तक 4 लोगों ने ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह दिया है। जनरल सिंह, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फॉर क्लैरिटी मैं आपसे पूछूंगी। तालिबान टेररिस्ट ग्रुप है जिसकी हिस्ट्री और लेगेसी में क्रूरता, बर्बरता है और इसको पाकिस्तान ने रेज किया है, फंड किया है और बनाया है। आज के दिन इनके ऊपर में जिम्मेवारी आ गई है गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेसी की। ओके, अशोक साहब। देखिए रूबिका, तालिबान एक आतंकी संगठन है, परंतु आजकल 15 तारीख से उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है जो वो यहाँ की गवर्नेंस दे, अफगानिस्तान की गवर्नेंस दे। तो उसका रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है परंतु यहाँ पर इसने गवर्नेंस भी देनी है। दूसरा, वो मोनोलिथ नहीं है, वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें और बहुत सारी उसके अपने अंदर और जो उसके सहायक गुट हैं बहुत सारे उसके साथ मिले हुए हैं। ओके, अब चूंकि ये बहुत क्लैरिटी के साथ, और मैं न जाने कितनी मर्तबा इस शब्द का इस्तेमाल कर चुकी हूँ और इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो तमाम लोग जो आज नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं ना कि हम क्या सोचते हैं, क्या हम बदल जाएंगे, आज वो रूप और रंग नहीं दिखेगा, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का एक एक शख्स तालिबान को आतंकवादी संगठन मानता है। अब दूसरा सवाल और दूसरा राउंड, अशोक सज्जनहार साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। राजनयिक स्तर की बातचीत एक आतंकी संगठन के नुमाइंदे से सही है?
देखिए, अगर केवल आतंकी संगठन होता तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता था, परंतु जैसे मैंने कहा, अभी उनके पास अफगानिस्तान को गवर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अफगानिस्तान में हमारे बड़े हित हैं, हमारे उनके लोगों के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ही सदियों पुराना है। अपने हितों को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए, सेफगार्ड और प्रमोट करने के लिए हमें जो कुछ करना होगा हमें वो करना चाहिए। अभी उनसे हम केवल एंगेज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कोई रिकॉग्निशन, मान्यता की इसमें कोई बात दोनों ही में नहीं अंतर क्या है, होती बता दीजिए ना अशोक साहब। बातचीत और रिकॉग्निशन में अंतर क्या है? बहुत से ज्ञानी, बहुत से महानुभाव बैठे हैं देखिए, अभी जो ये कहेंगे कि लो बातचीत कर ली, रिकॉग्निशन मिल गया। नहीं, कोई ऐसी रिकॉग्निशन नहीं मिली है, कोई ऐसी लेजिटिमेसी नहीं मिली है। हमने उनको अपनी तरफ से संदेश दिया है, और जब हमें उनकी तरफ से मालूम चलेगा, उन्होंने भी कह दिया है हम आपके हितों की सुरक्षा करेंगे, आपके जो अपनी जो टेरिटरी है उसमें उसको नहीं हम प्रयोग होने देंगे इसके लिए, आतंकवाद के लिए, आपके विरुद्ध कोई आतंकवाद के लिए आपके जो लोग हैं उनको हम सुरक्षित रखेंगे और सभी तरीके से वापस भेज देंगे। तो हमने सुन लिया, अब हम देखेंगे जो मैं वो फिर ऑन द ग्राउंड एक आतंकवादी संगठन का नुमाइंदा मेरे सामने आकर बोले कि फिक्र मत करो बहन, मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसे अपने जमीन को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। मैं कहूंगी अगर वो सुबह को सुबह कहेगा तब भी मुझे यकीन नहीं होगा कि ये सुबह कह रहा है। सो दैट्स अनदर पॉइंट, हम इस पर बातचीत कर सकते हैं। रोहन गुप्ता। नहीं, I can just add one more point. He is not only a representative of a terrorist organization, he is also a representative of the government now. वहां पर जो गवर्नमेंट बनने वाली है, तो मैं उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की उसकी अब आ गया है बंदर के हाथ में उस तरह। अब बंदर को उस तरह के साथ छोड़ दो तो वो मारकाट मचा देगा। अगर उसको एंगेज करो और बोलो उस तरह छोड़, तो यकीनन वो होने नहीं वाला है। फंस गए। रोहन जी, मुझे आप मोदी सरकार पर अटैक करना ये आपका काम है, ये आपका हक है। मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि उस आपका भी वही काम होना चाहिए रुबिका जी मेरे साथ में। राजनायक जो हैं रोहन गुप्ता जी, उनकी जो बातचीत होती है उस नुमाइंदे के साथ, तालिबान के संगठन के नुमाइंदे के साथ, वो सही है कि गलत है? देखिए रुबिका जी, आपने कहा बंदर के हाथ में उस्तरा, मैं बिल्कुल मानता हूं। और ये उस्तरा क्यों आया? जब मैं पहले मेरी बात जब शुरुआत की, मैंने कहा कि जब कूटनीति में झूठ नीति और कंफ्यूजन नीति शामिल हो जाए तो ये हादसा होना ही है, ये बहाल होना ही है। हम कब से सुन रहे हैं कि भारत ने पहले दोहा में बात की तालिबान के साथ में। आज देश के सामने पारदर्शिता थी, वो सारी चीजें लानी चाहिए थी। आज ये कहा जाता है कि तालिबान से हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया, तो अभी तक सरकार क्या कर रही थी? मुद्दा यहाँ पे रुबिका जी सिर्फ तालिबान से बात करने का नहीं है। इस सरकार की जो कूटनीतिक विफलता है, अफगानिस्तान एक ऐसा देश था कि हमेशा भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज चीन हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, सारे देश अपने एंगल से अपनी नीति वहां पे वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं और भारत देखता रहा है। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक विफलता है। मैं एक देश के भारतीय के होने के नाते बोल रहा हूं, तालिबान आतंकवादी संगठन है, उसमें कोई दो राय नहीं, सब चीजें मानते हैं। मैं आपको मोदी जी का एक स्टेटमेंट सुनाना चाहूंगा जहां पे उन्होंने कहा कि ना गुड तालिबान ना बैड तालिबान। मैं चाहूंगा कि आप ये स्टेटमेंट सुने जरा, ये स्टेटमेंट सुनिए आप। ना गुड टेररिज्म ना बैड टेररिज्म चलने वाला नहीं है, हमको हमारी लड़ाई ठीक से लड़नी पड़ेगी। मुद्दा मैं रुबिका जी सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आपने कहा कि मेरा काम है मोदी सरकार के ऊपर हमला करना, नहीं, मैं यहां भारतीय के नाते एक डिबेट में बैठा हूं कि अगर एक आतंकवादी संगठन है, आज तक अपनी कूटनीति क्यों ऐसी विफल रही कि आप उसको इंडिकेशन नहीं ले पाए कि ये होने वाला है? आपने कहा कि दोहा में हमारे लोगों ने बात की, देश के सामने वो बात लेकर क्यों नहीं है? कौन सा देश मुद्दा बहुत बड़ा है आज हमारे लिए, बहुत बड़ी। वो ये इशारों में समझ गया कि ऐसा कुछ होने वाला है। 20 साल से बैठा अमेरिका को तो तक नहीं समझ में आया अफगानिस्तान का, और आप कह रहे हैं कि यहाँ भारत में बैठ के मोदी जी को सब समझ में आ जाए। रुबिका जी, दोहा में तो मुझे बताइए, नहीं मोदी जी को अगर समझ नहीं आया तो दोहा में क्यों मीटिंग हुई थी पहले? आप जो बोल रही हैं, आप मोदी जी के लिए बोल रही हैं कि उनको समझ में नहीं आया, तो दोहा में मीटिंग हुई, उसका ब्यौरा देश के सामने क्यों नहीं आया कि क्या डिस्कशन हुआ था उसमें? अच्छा, आप बता दें विड्रॉल का जो प्रोसेस है अमेरिका ने कब से डिक्लेयर कर दिया था? कोई बातचीत नहीं हुई है? आपकी सरकार हमेशा इन चीजों से परे रही है, दूर रही है। आपकी सरकार में कभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। देखिए रुबिका जी, हमने कभी भी कूटनीति का 56 इंच की छाती दिखाने के लिए उपयोग नहीं किया है।
आज ये मोदी जी की जो नीति है उनके सामने पड़ रही है, भाजपा की नीति उनके सामने पड़ रही है। हम सब मानते हैं कि जब सामरिक बात हो, कूटनीतिक बात हो, हम लोगों को रिस्ट्रेंट रखना चाहिए और देश को मिलकर चलना चाहिए। पर यहां पे जब डायलॉग का कंसेप्ट ही नहीं हो, वो देश के मामले हो, महंगाई का मामला हो, किसान का मामला हो, जब सरकार को डायलॉग करना ही नहीं हो तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखेंगे? आज यही मोदी जी बोल रहे थे कि ना गुड तालिबान ना बैड तालिबान। वो चीन के एम्बेसडर से राहुल गांधी की मुलाकात और तस्वीर ऐसे ही थोड़ी बाहर आ जाती है। वो ट्रांसपेरेंसी आपने मेंटेन की थी, तभी तो दुनिया को पता लग पाई है। स्मिता प्रकाश, आज लगता है कि आज मुझे लगता है कि भाजपा के कोई प्रवक्ता है ही नहीं, रूबिका जी, हम दोनों ही डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, नहीं है, भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं है। आप हिंदुस्तान के नागरिक के नाते बात कर रहे हैं और मैं भी हिंदुस्तान के नागरिक के नाते बात कर रही हूँ। अब आपकी नागरिकता आप कहीं एक पार्टी तक सीमित रखना चाहते हैं। मैं डिफरेंस नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं तो देश का नागरिक हूँ। स्मिता प्रकाश, हम दोनों तो एक साइड होने चाहिए। नहीं, हम दोनों एक साइड होने चाहिए। देखिए रूबिका जी, विदेश नीति एक सीधी लकीर पर नहीं चलती है। इसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे एरियाज भी होते हैं। सही गलत के बीच में एक पथ होता है प्रैग्मेटिज्म का, जो भले ही अस्पष्ट लगे उस वक्त, लेकिन राष्ट्र हित के मद्देनजर ये नाजुक प्रक्रिया होती है जिसे अपनाना पड़ता है और सभी सरकारों ने ये अपनाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने 56 इंच की छाती लेकर कूटनीति का इस्तेमाल नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उन्होंने किया है, शायद जानते नहीं है। इसलिए आज तक भारत जो भी जंग जीता है पाकिस्तान से, वो कांग्रेस के सरकार के अंडर ही जीता है। तो आई थिंक, एक मिनट सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप बाद में बोलिए, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। तो अगर वक्त की मजबूरी है, इसकी वजह से बात करना पड़ रहा है, क्योंकि तालिबान के साथ बात करना जो है जरूरी क्यों पड़ गया है? क्योंकि ये एक टेरर ग्रुप है जिसके कब्जे में एक वन कंट्री इज अंडर इट्स कंट्रोल। तो बातचीत तो करना ही पड़ेगा। अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो पाकिस्तान और चाइना के अलावा कौन इनको रिकॉग्नाइज करना चाहता है, कौन इन्हें कंट्रोल कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम ऐसे ग्रुप के साथ जहां पर आईसिस, जहां पर तालिबान, जहां पर ये सारे टेरर ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं और जिनका सीधा कनेक्शन एलईटी के साथ है, जिनका सीधा कनेक्शन हाफिज सईद सलाउद्दीन के साथ है, अगर हम इनके साथ अभी बातचीत नहीं करेंगे, एटलीस्ट इन द ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कोवर्ट तरीके से अगर हम बात नहीं करेंगे, जी, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, फिर वो संकेत कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि हम जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग डजंट मीन दैट वी रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट। Recognizing the government is a different matter altogether। लेकिन अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो हम एक ओपन एरिया छोड़ देंगे पाकिस्तान और चाइना को वहां पर टू यूज देम स्ट्रेटेजिकली। इसलिए हमको करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पार्टनर बन गए तालिबान के साथ, चाहे उनके हाउ दे गवर्न अफगानिस्तान या फिर उनके टेरर नीति को लेकर। हम उनके पार्टनर तो नहीं बन गए, हम उन्हें रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। मैं दो और मेरे मेहमानों से एक बार इस पे बात कर लूं और उसके बाद मैं इसको थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। जनरल सिंह, इन लोगों से बातचीत करना मतलब टेररिज्म पर सॉफ्ट हो जाना है, खासकर तब जब हमारा बहुत कुछ वहां अफगानिस्तान पर स्टेक पर है। रूबिका जी, देखिए, ये जो चुनौती है टेररिज्म की, और ये जो चुनौती अफगानिस्तान से शुरू हुई है, जो पूरे विश्व के लिए है, टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन की, इसको अलग अलग पहलू से देखना पड़ेगा। अगर आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं तो जीरो टॉलरेंस, प्रोएक्टिव अप्रोच और ऑल गवर्नमेंट अप्रोच, ऑल नेशन अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं डिप्लोमेटिक नजर से देखूं तो उसके अंदर में बात करना, एंगेजमेंट करना जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हमने उसको डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर दिया। देखिए, 3 शब्द हैं, रिकॉग्नाइज करना, एंगेज करना और उसको लेजिटिमेसी देना। अगर आप इन तीनों को बारीकी से जाएंगी तो उसके अंदर में जो एंगेजमेंट है जरूरी है, जो रिकॉग्निशन है वो सरकार बनने के बाद में होगी और उनके क्या डिसीजन होंगे, क्या एक्शन होगा, उसके ऊपर में होगी। लेकिन जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू है, जो टेररिज्म को देखकर है, उसके ऊपर में पूरे देश को जीरो टॉलरेंस करनी जरूरी है, क्योंकि उसका जो खतरा है वो पूरी दुनिया, पूरी साउथ एशिया और भारत के लिए वो अलग बात है। उसके ऊपर में भारत
एकजुट होना पड़ेगा। और देखिए रूबिका जी, ये बात मेरे पक्ष की, आपके पक्ष की नहीं है, ये बात पूरे समूचे राष्ट्र की है कि जो खतरा है टेररिज्म का, उसको हम किस प्रकार करेंगे। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर, दैट मीन्स मिलिट्री, पॉलिटिकली हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें कोई कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि टेररिज्म जो है इसकी जो आग है, इस मामले में लेकिन राजनीति तो हो रही है ना जनरल सिंह, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूं, इस कूटनीति पर राजनीति हो चुकी है। संगीत रागी, विपक्षी ये कह रहे हैं, और खासकर असद ओवैसी, कि आपने क्या चाय पिलाई उधर, कबाब खिलाए हैं आपने उन आतंकवादियों को जिनको कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं तुम लोगों को। देखिए रूबिका जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और खास करके ऐसी परिस्थितियों में हमेशा हम जिसे कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी, साथ साथ हम ओपन, अब तो स्थिति ये आ गई है, जो कुछ भी कांग्रेस के प्रवक्ता या सुदीविन ओवैसी कह रहे हैं वो एक राजनीतिक जुगाली है, उस पर बहुत ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। आप एक अच्छी तरह जानते हैं कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हाथ में आज राज सत्ता है अफगानिस्तान के अंदर। अब आपके सामने विकल्प है कि आप उससे बातचीत करते हैं या आप उसे लड़ाई के लिए आप उसके खिलाफ लड़ते हैं, यदि वह आपके हितों के खिलाफ जाता है। आप जाकर के अफगानिस्तान के अंदर आप लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, आर्मी और एयरफोर्स का इंटरवेंशन फॉर द टाइम बीइंग कर नहीं सकते हैं। अमेरिका ने भी देखा 20 साल के बाद रसिया वहां से टूट गया, रसिया तो अफगानिस्तान में लड़ते लड़ते वो बिखर गया। आप उस स्थिति में अभी है नहीं कि अफगानिस्तान में आप इस ढंग से सीधा हस्तक्षेप कर सके। तो यदि आप उसके साथ इंगेज नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि जो तालिबान जिसे पाकिस्तान ने पाल पोस करके बड़ा किया, जिसे आज कहीं ना कहीं सोवियत रसिया का भी कहीं ना कहीं रसिया भी अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसे कन्फ्रंट नहीं करना चाहता है, कोई ताकत नहीं कन्फ्रंट करना चाहती है। तो मैं इसका मतलब और मैं तो इसे मानता हूं कि विश्व हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो सबकी बात कर रही हूँ कि मतलब ये आतंकी एक देश पर कब्जा कर लेंगे, प्रोफेसर रागी, ये आतंकवादी उस पूरे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। ये पूरी दुनिया उस आतंकवादी संगठन के खिलाफ एक नहीं हो पाएगी। अब आप कह सकते हैं कि रूबिका इतनी भावुक होने की जरूरत नहीं है, अब दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, पर मैं कह रही हूं लेकिन कोई तो तरीका होगा ना कि हम क्या कहें कि नहीं हम आतंकवादियों से बातचीत करेंगे अभी ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, तो हम उसे कहेंगे कि भाई बिल्कुल आंख में आंख डाल के संभल के रहना। पर मैं कह रही हूं कि वो जीरो टॉलरेंस का फिर क्या होगा। और हाँ मैं ये बात समझ रही हूं कि वहां भारतीय हैं और ये वो बंदर है, फिर कह रही हूं जिसके हाथ में उस्तरा है। नुमाइंदे से बातचीत करके सही किया या गलत किया, या यही इस वक्त की जरूरत है और इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। रोहन गुप्ता, आप फर्ज कीजिए कि आप सरकार का हिस्सा हैं, आप क्या डिसीजन लेते हैं, बता पाएंगे या यू आर नॉट रेडी फॉर इट अभी? बिल्कुल, नो व्हाई आई एम नॉट रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी रूबिका जी। मैं उसके पहले जाता कि अगर सरकार का हिस्सा हम होते तो क्या करते। देखिए रूबिका जी, जब कूटनीतिक बात होती है तो हमको आज ये समझना पड़ेगा कि आज परिस्थिति में जो भारत खड़ा है वो क्यों खड़ा है। हमारा ट्रेडिशनल हमेशा पार्टनर रहा है, एलाई रहा है रशिया, ठीक है। यूएस पे हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते ट्रंप करके कूटनीतिक बहुत बड़ी गलती की जो आज तक कभी किसी देश ने नहीं की, कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए उन्होंने कैंपेन किया, वो गलती हमने की। जो अफगानिस्तान में रूबिका जी हो रहा है उसमें अमेरिका का फायदा है कि वो 20 साल से वहां पे जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेके वो लोग वापस जा रहे हैं। चीन का फायदा है क्योंकि उनका कंट्रोल आ रहा है, पाकिस्तान का फायदा है कि उनका छोटा भाई वहां पे सरकार बना रहा है। कहीं ना कहीं रशिया जो हमारा ट्रेडिशनल अलाई था वो भी उनके साथ में खड़ा है। जो भी स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुई कहीं पे भी भारत को इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो ये छोटी बात नहीं है। आज मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, तो अब सरकार ये कहे कि देखिए तो ये हो गया, अब हम क्या करें, सरकार को ही इसका जवाब देना है। आज तालिबान आतंकवादी संगठन है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं, सुनिए ना, बीच में मत बोलिए। आप सुनिए ना, आप आने तो दीजिए, आप होते तो आप क्या करते? आप इन तालिबानियों से बात करते कि नहीं? सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूं।
हम ये करते हैं, हम पहले ये करते हैं कि जो पिछले साल दोहा में सरकार बात करी तो देश के सामने लेके आते कि क्या बात हुई। हम ये करते हैं कि आज तक एक भी भारतीय वहां पे बचता नहीं, और आज तक अगर एक भी भारतीय वहां पे बचता नहीं तो तालिबान से अभी बात करने की जरूरत क्या थी, और अगर बात होती तो देश के सामने रखते कि हम ये लेके आ रहे हैं। हम विपक्ष से बात करते, एक साझा स्ट्रेटेजी बनाते कि सरकार की बात है, देश की बात है, आइए हम मिलकर एक साझा स्ट्रेटेजी बनाए कि कूटनीति के बारे में कभी चर्चा ना हो। 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को राहुल गांधी जी ने मांग की थी सरकार से कि तालिबान के मुद्दे पे हमको चर्चा करनी चाहिए। कुछ क्या बात सुनी सरकार ने? हम होते तो ये करते, डिस्कशन करते और फिर डिसीजन पे आते। कहां तालिबान, क्या डिस्कशन हुआ बताइए? कब डिस्कशन हुआ? अरे बोला टॉपिक लिया क्या? तालिबान डिस्कशन का टॉपिक था जब किसानों की बात नहीं की, जब महंगाई की बात नहीं की। आपको मालूम नहीं है तालिबान डिस्कशन नहीं हुआ? तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, रोहन जी, उसमें आप आनंद शर्मा गए थे, आपको बताया नहीं इन दोनों ने? तालिबान का डिस्कशन हुआ है उसमें? आपको बताया नहीं? तालिबान का डिस्कशन, मुझे मेरी बात हुई है, पर तालिबान का आपको किसी ने तालिबान नहीं का बताया? तालिबान का डिस्कशन नहीं हुआ, तो फिर क्या? थोड़ा स्टडी कर लीजिए आप भी। नहीं तो मुझे ये बताइए, क्या उस पर रसगुल्ले कैसे बनाए जाए, इस पर चर्चा हुई? तो करना पड़ेगा ना। स्मिता प्रकाश, क्या सर्वदलीय बैठक हुई? रसगुल्ले नहीं, उनको बताया जाए, क्या डिस्कशन हुआ तालिबान में? उसमें क्या हुआ? तालिबान का टॉपिक था, किसने बताया? भाजपा ने बताया आपको? नहीं, तो आपको आनंद शर्मा जी ने नहीं बताया, उन्होंने कहा कि तालिबान पर डिस्कशन नहीं हुआ। एजेंडा में था क्या? एजेंडा में नहीं था। अरे रोहन जी ये बताइए ना मुझे, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपकी बातचीत होती है कि नहीं होती है आनंद जी से? मल्लिकार्जुन खड़गे से आपकी बातचीत नहीं होती है? आपकी भाजपा से होती है? आपका भी क्या अमरिंदर जी और वो पाजीब जैसा मामला हो गया है, आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं? नहीं बोला, नहीं तो फिर बताइए ना, सर्वदलीय बैठक तालिबान पर बुलाई, लेकिन डिस्कशन तालिबान पर नहीं हुआ। तालिबान मुद्दा था, मुझे क्या पता सर, डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ? अरे मैं कोई मल्लिकार्जुन खड़गे हूँ, मैं पीएम मोदी हूँ, मुझे क्या पता? आप मुझे बताइए ना। आप बताइए, तालिबान एजेंडा में था? अरे तो आप बताइए ना मुझे, तालिबान बताइए। आपके रिप्रेजेंटेटिव गए थे ना भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे ना? नहीं था, ओके नहीं थे। आप कह रहे हैं तालिबान पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन तालिबान पर डिस्कशन नहीं हुआ। बात जो है वो किसी और दिशा में चली गई, बात जो है वो चीन पर होने लगी थी। स्मिता प्रकाश बताइए, डिस्कशन हुआ कि नहीं? अरे सर, अफगानिस्तान को लेकर पूरी की पूरी सर्वदलीय बैठक, और आप बोल रहे हैं कि नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। स्मिता प्रकाश, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, खड़गे जी बाहर आए थे, जब सभी पत्रकारों ने पूछा कि आपने क्या बात की, तो उन्होंने बताया सरकार ने ये कहा। तो फिर उन्होंने पूछा, पत्रकारों ने पूछा खड़गे जी से, तो आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने ये पूछा कि जो अफगान एमपी आई थी, यहां पर आना चाहती थी फॉर हर मेडिकल चेकअप, उन्हें क्यों वापस भेज दिया गया? सिर्फ एक ही बात खड़गे जी ने कही जो उन्होंने उठाई थी उस मीटिंग में। आप पूछ रही थी ब्रेक से पहले, आप पूछ रही थी कि हम क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, अगर भारत का बस चलता तो हम इस संसार में सिर्फ उन्हीं मुल्कों से बात करते और या उन्हीं मुल्कों के साथ संबंध रखते जहां पर देयर आर डेमोक्रेसीज। लेकिन ऐसा नहीं है। जब लिबरल डेमोक्रेसीज बर्मा, लिबिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा जैसे मुल्कों के साथ संबंध नहीं रख रहे थे, तब भी भारत इन देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम रख रहा था। क्यों? क्योंकि इन मुल्कों में डिक्टेटरशिप्स थे, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं थी। फिर भी हम वी वर इन डिप्लोमेटिक टॉक्स, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं कुछ मुल्कों के साथ। हाँ, तालिबान की तरह कोई टेरर ग्रुप हावी नहीं था इन मुल्कों में, बट यू गेट माय पॉइंट रूबिका, कि क्यों हमें जरूरत है ऐसे डिक्टेटरशिप और आतंकवादियों में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, रोहन जी जवाब देना चाहेंगे स्मिता, उसके बाद मेरे 3 और मेहमान जिनसे मैं क्विकली रिएक्शन लेना चाहूंगी। 30 सेकंड्स। ओके, आई विल टेक ओनली 30 सेकंड। स्मिता प्रकाश जी मैच्योरिटी की बात करिए, मैं उसका सम्मान करता हूं। देखिए रूबिका जी, मैं यहाँ पे ये सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं कि बात करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये जुलमुल मिक्सिंग नहीं चलता, एक क्लैरिटी होनी चाहिए नीति में। आप बोल रहे हैं कि तालिबान से हम चर्चा करें देश के सामने। स्मिता जी, आप भाजपा प्रवक्ता नहीं है तो आप बीच में मत बोले प्लीज। अगर आप भाजपा प्रवक्ता है तो मैं आपको उस तरीके से ट्रीट करूंगा, प्लीज। इसे प्लीज बीच में मत बोले, मत बोलिए ना बीच में। आप क्यों बीच में बोल रही हैं? फिर आप मुझे एडवाइस कर रही थी अभी। नहीं, आप मत बोलिए ना, वो बीच में क्यों बोल रही हैं? आप बीच में मत बोलिए स्मिता जी। दिस इज रिडिकुलस। यू कैनॉट स्पीक। यू डोंट गेट पर्सनल। You don't get personal. आपने maturity की बात की, I did not use the word maturity. You don't speak in between. मैंने maturity का बोला. Where did I say maturity? Don't get personal. मैंने maturity बोला आपके साथ. Why you are talking? I never use the word maturity. You don't get personal. You don't speak in between.
Don't speak in between. Don't speak in between. Allow me to complete Why my are you point. talking nonsense? मेरा ये कहना है रूबी का. Why are you talking nonsense? You stick to your point. You are talking nonsense right now. Nobody is talking. एक सेकंड, रोहन जी, रोहन जी, You are talking आप nonsense. पर्सनल हुए ना सबसे पहले. बीच में कोई बोलेगा तो वो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाएगा. मैंने नहीं कहा, आपने कहा, ये कहा, मैं कह रही हूँ अभी बीच में कोई जनरल सिंह अगर बीच में बोलने लग जाते मैंने तो कहा क्या वो बीजेपी के प्रवक्ता हो जाते? रोहन जी, दिस इज रॉन्ग. जब मैं बीच में बोला था, जब मैं बीच में बोला था, नो दिस इज नो, पहले उन्होंने मुझे बोला, जब मैं बीच में उनके बोला तो उन्होंने मुझे बोला कि डोंट स्पीक इन बिटवीन, इसलिए मैंने बोला. मेरी बात को खत्म करने दीजिए. रोहन भाई सुन लीजिए, अब मैं सुन लीजिए, खत्म कर ले मेरी बात को. मेरी बात को खत्म करने दीजिए. मैं आपको 30 सेकंड. नहीं, लेट मी कंप्लीट. 30 सेकंड. लेकिन उन्होंने आपको पर्सनली अटैक नहीं किया. मेरा सिर्फ इतना कहना है, उन्होंने कहा आप बीच में नहीं बोलेंगे. दैट्स इट. आप ये कह रहे हैं बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीजेपी के प्रवक्ता. ये क्या मतलब है? ये गलत है ना. ओके, आप कमिंग बैक टू ट्रैक सर. सुन लीजिए, मैंने क्यों कहा. ठीक है, ओके. स्मिता प्रकाश जी ने कहा कि कूटनीति में हमको हर प्रकार से हर तरीके से संबंध बनाना चाहिए. मैं मानता हूं वो बात को. मेरा यहाँ पे मुद्दा अलग है कि कूटनीति में एक लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी होती है, आप सबको साथ में लेके चलिए, सारी पार्टीज को साथ में लेके जो भी आप नीति करती है. पहले था कि सरकार मिली के नहीं दोहा में, वो किसी को क्लैरिटी नहीं थी. बाद में 2-3 स्टेटमेंट आए कि हमने कोई तालिबान से डायलॉग नहीं किया. मैं उसके खिलाफ नहीं हूं. पहली बात तो अगर हम एंटीसिपेट करते तो आज एक भी भारतीय वहां पे नहीं होता. दूसरी बात, आज हो क्या रहा, हमारे सारे दुश्मन हो, वो पाकिस्तान हो, वो चीन हो, आज सब लोग हंस रहे हैं. हमको आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रेटेजिकली इस मुद्दे को डील करना होगा. हम सबको मिलकर करना पड़ेगा. इसमें कूटनीति में राजनीति नहीं चलेगी. मैं यही कहना चाह रहा हूं, स्ट्रेटेजिकली इन लोगों से डील करना होगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी. रागी साहब मुस्कुरा रहे हैं, सज्जनहार साहब भी वही मुस्कान दे रहे हैं. संगीत रागी साहब, रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि अगर वो होते सरकार में तो उनका तरीका बिल्कुल अलग होता. जो दोहा में ग्रे एरिया ही सही, उस बैकडोर से आपकी बातचीत हुई तो आप बताते. आज कोई भारतीय रहता नहीं, ऐसा वो कुछ कमाल करते कि सब बाहर आ जाते हैं सुरक्षित. बहुत जल्दी से मैं बात करूंगा. देखिए, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाला और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी को समझने वाला, सामरिक विषय को समझने वाला आपका हर दर्शक रोहन जी की बात पर मुस्कुरा रहा होगा. मैं अकेला उसमें नहीं हूँ. दूसरी बात, आप किस विपक्ष से बात करेंगे? उस विपक्ष से बात करेंगे, उस विपक्ष से आप रणनीति को साझा करेंगे जो विपक्ष जब चीन के साथ बंदूकें तनी हुई थी, हम एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और उस पार्टी का एक अध्यक्ष जो है वो गुपचुप तरीके से चीन के मुद्दे पे बात कीजिए. भाजपा ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, क्योंकि आज तो भाजपा के प्रवक्ता है. अभी आप बताइए. अरे आप, मैं तो राजनीति शास्त्र आप बताइए, सही कर रही है भाजपा साहब. मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरनल नहीं तो बहुत बढ़िया. तो आप क्या करते हैं? आप भाजपा नहीं, आप बताइए. जिस प्रकार से तालिबान के मामले पे कूटनीतिक तरीके से आज हमको मजबूर होना पड़ रहा है, तो क्यों होना पड़ रहा है? मुझे पता करने की जरूरत नहीं. मैंने आपकी सारी डिबेट की. क्या बताइए कि क्या देश के लिए आज जो परिस्थिति का निर्माण जो हुआ है, आपको पूरा टाइम मिला है, आपको पूरा मौका मिला है. वो सवाल मैंने पूछ लिया, अब आप ही का सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए. रोहन जी, आप मुझे एक ऐसा दिखा दीजिए जिसमें ये कहा गया भारत सरकार ने आप सवाल का जवाब वॉच करने की जो नीति अपनाई. जी के सवाल का जवाब दीजिए आप. और राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में यहाँ पर एक डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, वो आपको बेहतर बता सकते हैं. मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, वो प्रैक्टिसिंग डिप्लोमेट है. हम पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, इसलिए हम भी जानते हैं. तो जो कोई भी ये चीजें यदि सुन रहा होगा तो देखिए, आप प्रवक्ता हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं. यदि ऐसे मुद्दे हों तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको गंभीरता से बात करनी चाहिए और उसमें लगना चाहिए. सवाल का जवाब दे दीजिए रोहन गुप्ता के उस सवाल का कि क्या ये जो बातचीत हुई है वो सही बातचीत है कि नहीं है, ये गलत है कि ये सही है, हाँ या ना? मैं आपको देखिए, बिल्कुल सही नहीं. रूबिका जी, आपको याद होगा 1 सप्ताह पहले भी इस पर डिबेट हुआ था और मैं कहा था बातचीत बिल्कुल होने चाहिए, चाहे आप जो है वो किसी के मध्यस्थता में आप करें, किसी अन्य डायरेक्ट आप बात करें, लेकिन आपको बातचीत करके इंगेज करना पड़ेगा. इसमें आपके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है. कोई विकल्प नहीं बचा है. अशोक सज्जनहार साहब, ये मैं ये जानना चाहती हूँ. रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं कि अप्रोच दूसरी हो सकती थी. आज एक भी भारतीय नहीं बचता. मतलब 20 साल से वहां पर लड़ रहा अमेरिका, अपने कितने अमेरिकन को पीछे छोड़ाया,
पर रोहन गुप्ता जी की सरकार होती तो पक्का वो सबको यहां ले आते हैं सुरक्षित। देखिए रूबिका, हमने करीब करीब सभी अपने भारतीयों को वापस ले आए हैं। शायद कोई 15-20 वहां पर रहे होंगे और कुछ ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो अफगान सिख और अफगान हिंदू हैं जो कि वहां पर हैं, जिनको यहां पर हमने कहा है जो अगर वो यहां पर आना चाहते हैं तो उनको लेकर आए। देखिए, एक बात मैं छोटी और कहना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा जो पूरी दुनिया जो है भारत के ऊपर हंस रही है, कोई नहीं हंस रहा है। देखिए, भारत अपने सभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ बहुत ही प्रोएक्टिवली एंगेज कर रहा है। आपने अभी देखा है, जब वो रूस की उन्होंने बात की, तो रूस पर मुझे 1-2 शब्द कहने दीजिएगा। रूस में वहां के विदेश मंत्री यहां पर आए, सर्गेई लैवरोव अप्रैल में, हमारे विदेश मंत्री वहां पर गए जुलाई में, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन की बात अभी हुई। उन्होंने कहा हमारे जो संबंध हैं वो शिथिल हो गए हैं। बिल्कुल शिथिल नहीं हुए हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी 9 अगस्त को मुलाकात हुई, तो वहां पर कौन थे जो एक हेड ऑफ स्टेट थे? राष्ट्रपति पुतिन, और वो पूरे उसमें रहे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर था, बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, पूरे समय वहां पर रहे डिबेट में। रूबिका, मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिएगा। वो निकाल पाई हूं वो ये है कि आप कह रहे हैं कोई जगहसाई नहीं हो रही है, जग यही इस वक्त कर रहा है जो हिंदुस्तान कर रहा है। एब्सोल्युटली, अगर मैं उस पॉइंट को लेकर आऊं जी, और मैंने ये आप इनको अकेला छोड़ नहीं सकते। हाँ, अशोक साहब, मेरे पास क्योंकि वक्त की कमी है, जनरल सिंह इजाजत चाहती हूं मैं आपसे भी। अभिज्ञान में आपके पास भी नहीं आ पाई, वक्त की कमी है, लेकिन अभी तो ये सफर बड़ा लंबा जाना है। अभी तो ये सरकार बनाएंगे, उसके बाद मैं तो अभी भी कह रही हूं वो तस्वीर आएगी जहां पर वो बेत चलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन पर तो भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी देश हित, राष्ट्र हित जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।